Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Shrivastava, your biology teacher. So, हम लोग क्लास 10th के टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे विद द व्यू ऑफ एग्जाम्स. ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे. हमने एक चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था विच इज लाइफ प्रोसेसेस. ऑलराइट, लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं. ऑलराइट, सो उन सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने डिटेल में जाना था. आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हम लोग, नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीकों से कैसे होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आइए जल्दी से चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है. और so the first thing is, do organisms create exact copies of themselves? क्या हर ऑर्गेनिज्म अपना एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है? अगर हम लोग ऐसे देखें तो आप लोग फिर बोलोगे कि कैट का बच्चा तो कैट ही जैसा लगता है, डॉग का बच्चा तो डॉगी जैसा लगता है, एग्जैक्ट कॉपी लगता है. पर ऐसा होता है क्या? कभी कभी क्या होता है कि जो डॉग्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, उनके बेबीज का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. तो हम तो ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं. और ऑन द अदर हैंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं कि एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होगी या फिर नहीं होगी, ये हम लोग इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये हम पता लगाएंगे. नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है. वेरिएशन यानी कि जैसे कलर चेंज हो जाना या फिर फेस थोड़ा सा चेंज हो जाना. क्या आप लोग बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हो? क्या बिल्कुल कॉपी लगते हो? नो, कुछ चेंजेस होते हैं, पर आप लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो लेकिन कॉपी नहीं हो. तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं ये सब हम पता लगाएंगे. और वेरिएशन का जो है इम्पोर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, ये हम पता लगाएंगे. नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. अब हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में. और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है जब मैं 8th क्लास कवर कर रही थी, या फिर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी होगा 9th में या फिर 8th में, दैट कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली एंड मोस्टली क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चूज करते हैं. तो हम लोग बेसिकली उसमें वही पढ़ने वाले हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट इज फिशन. ये एक प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड के क्लासेस में बताया है कि बैक्टीरियाज भी यूज कर सकते हैं, अमीबा भी यूज कर सकते हैं, अमीबास भी यूज करते हैं एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी यूज करते हैं जो कि यूनिसेल्युलर है. ऑलराइट, हम लोग नया क्या पढ़ेंगे, फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे. ऑलराइट, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लेकिन हम लोग फिर से इसको कवर करेंगे. रीजनरेशन पढ़ेंगे, बडिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहले पढ़ा है पहले, एंड स्पोर फॉर्मेशन भी हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें. सो जो इसकी क्लास होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड नेक्स्ट और हम लोग देखेंगे और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये तो हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे, तब हमें पता चला कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादातर यूज करते हैं कौन,
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि मोस्टली सारे मल्टी सेल्युलर और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका बॉडी डिजाइन जो है कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं हम ये देखेंगे इसमें। ऑलराइट, इसके अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में हम देखेंगे व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों यूज करता है, क्यों अपनाता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं वो अपनाता, और इसके फायदे क्या होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे होते हैं। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। प्लांट्स भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, तो ये लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, सो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट, जो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। सेक्सुअली भी बहुत सारे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, वो हम इसमें देखने वाले हैं। उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, जो हमारा बेस्ट पार्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग इसके नीचे क्या बात कर सकते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। ऑलराइट, पहले भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा किसी किसी ने। ऑलराइट, बी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की बात करनी है हमने, अब फीमेल भी चाहिए चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑलराइट, next is menstrual cycle. Okay, what happens when the egg is not fertilized? menstrual cycle जो है फीमेल्स में कैसे कैरी आउट होता है, क्यों होता है, ये हम देखने वाले हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या देखेंगे कि हमें जो रिप्रोडक्टिव हमारी एज है, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रोटेक्शंस यूज करने चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स होती है रिप्रोडक्टिव एज में। हम लोग सेफ सेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड क्या क्या जो है कॉन्ट्रसेप्शन के क्या क्या टेक्निक्स हैं, या फिर कॉन्ट्रसेप्शन के क्या क्या टेक्निक्स हैं, जैसे कि कॉपर टी या फिर यूज ऑफ कॉन्डम्स, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो सेशन होने वाला है, हम लोग बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चैप्टर का। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का। ओके, चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जो बेसिक चीजें हैं वो हम पता लगाएंगे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। आपकी बुक में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इस टॉपिक के अंदर में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा, वो हम देखेंगे। ऑलराइट, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये कॉपीज कैसे बनती है। अब मैं अगर कहूँ कि ये एक क्या है, एप्पल है, ऑलराइट, एंड मैं ये कहूँ कि ये भी एक क्या है, एप्पल है। ऑलराइट, दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर ये दोनों एप्पल हैं तो इनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इनकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे इनका कलर ये सेम होना चाहिए। ऑलराइट, ये दोनों का स्पीशीज सेम होना चाहिए, एक ही जगह से आने चाहिए दोनों, तभी तो सेम लग रहे हैं, एक ही ओरिजिन से आए हैं तभी तो सेम लग रहे हैं। ऑलराइट, सो ये सारी
सारी चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ऑलराइट, तो ये सिमिलैरिटी आएगी कहाँ से? डीएनए से आएगी। डीएनए से कैसे आएगी? क्योंकि डीएनए ही बेसिक यूनिट है किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का। ओके, आपने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा या फिर रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि जो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो एक जीन होता है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। ऑलराइट, सो ये जो डीएनए है, सबसे पहले तो हमको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। सबसे बेसिक लेवल जो होगा वो हमारा डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस होगा। सो हमें किसका आंसर मिला? व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस? इसका आंसर क्या होगा? डीएनए। बेसिक यूनिट जो है इनहेरिटेंस का वो है डीएनए, जो कि कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। जो भी पेरेंट्स में कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लू आईज या फिर ब्राउन हेयर या फिर टॉल हाइट, ये सारी चीजें कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक स्टेप इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस? तो मैंने आपको बताया अभी के अभी कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनानी है या फिर रिप्रोडक्शन कराना है उसका, तो सबसे पहले तो हमें डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी, तभी तो वो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म सिमिलर लगेगा। और डीएनए, जब पेरेंट का डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाएगा, जब पेरेंट का डीएनए डुप्लीकेट होगा तब तो ही ऑफस्प्रिंग सेम लगेगा। तो सबसे पहले जो है डीएनए की क्या है, हमें डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे या फिर डीएनए को डिवाइड कराना पड़ेगा। एक डीएनए से और सारे डीएनए बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिकेशन का प्रोसेस सबसे पहला होगा, या फिर डीएनए को डिवाइड कराने का प्रोसेस, कॉपी कराने का प्रोसेस सबसे पहला होगा। नेक्स्ट इज how many copies of the blueprint are generated at a time? ब्लूप्रिंट हम लोग किसे कह रहे हैं? डीएनए को कह रहे हैं। ऑलराइट, ब्लूप्रिंट हम लोग डीएनए को कह रहे हैं क्योंकि यही जब कॉपी होगा तो नया ऑर्गेनिज्म में जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म में यही वाला डीएनए ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग इसे ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो ब्लूप्रिंट है इसकी कितनी कॉपीज होंगी? 2 कॉपी होनी चाहिए। ऑलराइट, तभी तो एक कॉपी ऑर्गेनिज्म में जाएगी। ऑलराइट, सो 2 कॉपी होनी चाहिए। तो 2 कॉपी कैसे बनेगी? 2 कॉपी, आप ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक कॉपी को सेल में रखे, एक कॉपी को बाहर निकाल दिए, बाहर निकाले, जाओ जाओ निकलो, तुम निकलो यहाँ से, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ऑलराइट, एंड अगर हम उस कॉपी को बाहर निकाल भी दिए तो वो क्या होगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एक सेल नहीं है, सेल्यूलर अपैरेटस नहीं है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो वो क्या होगा? काम नहीं कर पाएगा अपना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर डीएनए का अलग अलग सेल्यूलर अपैरेटस बनाना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक टाइम पे 2 डीएनए जनरेट होंगे, 2 डीएनए कॉपीज बनेगी। तो हमें इवेंचुअली 2 सेल्स भी बनाने पड़ेंगे जिसमें कि ये दोनों डीएनए रहेगा, जिसमें कि ये दोनों डीएनए अपना काम कर सके। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? एक सेल से 2 सेल बनाने वाले हैं, और जिसमें कि एक एक डीएनए होगा। इसमें एक डीएनए होगा, ऑलराइट, एंड इसमें भी एक डीएनए होगा जो कि इस डीएनए का कॉपी होगा। ऑलराइट, सो यही बेसिक प्रोसेस है, बेसिकली यही होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, the copies produced of the blueprint, do they look exactly identical to one another? जो कॉपीज हमने डीएनए के प्रोड्यूस किए हैं वो क्या एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर लगेंगे? सिमिलर नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे एक दूसरे के? ये हम नहीं बता सकते। आइडेंटिकल
लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। ऑलराइट, सो चूंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस का एक्यूरेसी हम नहीं बता सकते। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो ये डीएनए जो मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा या फिर सेल का रेप्लिकेशन होगा, तो हो सकता है कि ये दोनों डीएनए एक दूसरे से सिमिलर हो लेकिन आइडेंटिकल हो, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकता कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर हो भी सकता है। तो ये क्या है कि एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, सारी चीजें एक्यूरेसी पे डिपेंड करती हैं कि कितना एक्यूरेट वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, वेरिएशन आ ही जाता है। तो हर सेल खुद में यूनिक होगा, इस सेल में कुछ एक चीज यूनिक होगी, इस सेल में कुछ एक चीज यूनिक होगी। ऑलराइट, इसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा रहेगा तो इसका साइटोप्लाज्म बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी सेल इज यूनिक इन इट्स ओन वे। ओके, सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। हाँ, ये दोनों सिमिलर होंगे एंड इनमें कुछ यूनिक जरूर रहेगा। ऑलराइट, जैसे कि आप हो, आप अपने पेरेंट्स से क्या हो, सिमिलर हो, ऑफ कोर्स सिमिलर हो, लेकिन क्या आइडेंटिकल हो? आइडेंटिकल हो? नो, नहीं हो आइडेंटिकल। ऑलराइट, कुछ आप में यूनिक चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स में नहीं है। ऑलराइट, सो इसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। Okay, so moving on to the next question, what are the importance of variation? वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर मैं बोलूँ कि आप जो है अपने पेरेंट्स से थोड़े से यूनिक हो, थोड़े से अलग हो, थोड़ा आपका वेरिएशन हो गया है। ओके, वेरिएशन आपका हो गया है, तो ये वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? मुझे क्यों चाहिए ये वेरिएशन? मुझे बिना वेरिएशन के रहना है। मैं अगर सेम अपने पापा जैसी दिखती तो, सेम अपने मम्मी जैसी दिखती तो कोई पहचानता ही नहीं, आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो रहता ही नहीं। और ऑलराइट, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअलिटी को दर्शाने के लिए ये वेरिएशन ज़रूरी है। ऑलराइट, और क्यों ज़रूरी है वेरिएशन? दूसरी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि एज हमारा इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है। ऑलराइट, हमेशा तो एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता, कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं घट जाता है टेम्परेचर। जैसे अंटार्कटिका में क्या होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये क्यों सर्वाइव करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह नहीं सकता। ऑलराइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर्स में रहा है। ऑलराइट, तो जब ये रिप्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ गए, वेदर बहुत ही खराब हो गया, इनके लिए वेदर फेवरेबल नहीं रहा। तो क्या होंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये मर जाएंगे। ऑलराइट, या फिर कोई ऑफस्प्रिंग ऐसा भी होगा जो जिंदा रह जाए, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, जो कि अडेप्ट कर जाए एनवायरनमेंट से। तो ये जो है, इसका क्या हुआ, अडेप्टेशन हो गया, ये सीख गया, ये खुद को ढाल लिया कि मुझे इस एनवायरनमेंट में कैसे रहना है। तो अब जब इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे ना, तो वो अब जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, अडेप्टेशन हो गई। ऑलराइट, अडेप्टेशन हो गई इन्वायरमेंट के ओके, इनमें क्या है, अडेप्टेशन हो गई कि मुझे इस एनवायरनमेंट में कैसे जिंदा रहना है। ऑलराइट, तो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करना चाहता है, ऑफ कोर्स करना चाहता है, नहीं तो एनवायरनमेंट चेंजेस जब होगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। ऑलराइट, सो जब ये ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन होगा तो ये कैसे होगा, ये वेरिएशन से ही होगा। जब ऑर्गेनिज्म को लगेगा कि अरे ये तो एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, इसमें मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तब क्या होगा, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उस वेरिएशन को ले लेंगे कि वो उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहना
सीख जाएंगे, ऑलराइट, खुद को वो अडेप्ट कर लेंगे। तो यही दो चीज़ें मैंने बताई। फर्स्ट तो इंडिविजुअलिटी जो है वो रहती है, एंड नेक्स्ट इज अडेप्टेशन होता है, इवोल्यूशन होता है। इन अदर वर्ड्स मैं इवोल्यूशन कह सकती हूँ, इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का थ्रू वेरिएशन, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं दैट वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने यही पता लगाया कि जो बेसिक स्टेप है रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो भी डिफरेंट टेक्निक्स है रिप्रोडक्शन के वो यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।